चलिए आज शुरू करते हैं सेट 5। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है और सबसे पहले आपको समझना है कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, आप कैसे सॉल्व करेंगे। पहला नंबर प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 30, 42 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। बहुत ही आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। कैसे सॉल्व करना है समझने का कोशिश कीजिएगा। 16, 24, 30, 42 में से प्रत्येक से पूरा का पूरा भाग लग सके तो क्या करेंगे, 16, 24, 30, 42 का एलसीएम निकालेंगे। जो आएगा एलसीएम वही एक छोटी से छोटी संख्या है जो 16, 24, 30, 42 में से प्रत्येक से पूरा का पूरा भाग लगेगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालना है। लेकिन सबसे पहले प्रश्न को समझना होगा और क्या ज्ञात करना है यह समझ में आ जाना चाहिए। तो आपको क्या करना है, फटाफट एलसीएम निकाल लेना है। कितना है, 16, 24, 30, 42। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 8 दूना 16, 12 दूना 24, 15 दूना 30, 21 दूना 42। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 4 दूना 8, 6 दूना 12, 15 डिवाइड नहीं होगा, 21 डिवाइड नहीं होगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 15 डिवाइड नहीं होगा, 21 डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड नहीं होगा, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15 और 7 तिया 21। अब सभी को गुना कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा। तो कैसे गुना करेंगे, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पच्चे 80, यहाँ पर आ गया है 80। और फिर से यहाँ पर देखिए जो बच गया है 3 और 7, इसको गुना करेंगे तो 7 तिया 21 और फिर से गुना करेंगे 21 और 80 को, तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा। 8 दूना 16, 8 दूना 16 और एक जीरो बैठा देंगे, यानी कि 1680 एक ऐसा छोटी से छोटी संख्या है जो 16, 24, 30, 42 में से प्रत्येक से पूरा का पूरा भाग लग जाएगा। तो देख लीजिए कहां पर है, यानी कि क ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्या बोल रहा है दूसरा नंबर में, 3/4, 6/7, 8/9 का लस होगा, यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। लेकिन संख्या बट्टा में है, भिन्न में है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो लस निकालना है तो ऊपर वाला का लस निकालेंगे और नीचे वाला का मस निकालेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले ऊपर वाला का एलसीएम निकाल लेंगे। कितना है, 3, 6, 8। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइड नहीं होगा, 3 दूना 6 और 4 दूना 8। इसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 4 डिवाइड नहीं होगा, तो गुना कर लेंगे। कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 6 चौके 24, यानी कि एलसीएम कितना आया, 24 आ गया। अब क्या करेंगे, नीचे वाला का मसक ज्ञात करना है। तो समझने का कोशिश कीजिएगा मसक क्या होगा। आप देखते के साथ मसक बता सकते हैं, लेकिन एक बार आपको समझना है। मसक निकालना है किसका किसका, 4, 7, 9 का। तो ये तीनों में समझने का कोशिश कीजिएगा, तीनों में जो चीज कॉमन है वही हो जाएगा मस। तो ये तीनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आपको क्या करना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मस 1 होगा। जैसे आप इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4 और गुने 1। आप इसको लिख सकते हैं 7 गुने 1 और इसको लिख सकते हैं 3 तिहाई 9 और गुने 1, इतना लिख सकते हैं। यानी कि तीनों में क्या मिला, 1 मिला। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो आपको समझना है कि कॉमन 1 है तो मस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 1 रखना है। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम आ गया है 24। देख लीजिए बहुत ही आसान है, का ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और इस तरीके से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सीखना होगा और प्रैक्टिस करना होगा। अगर सीखे रहेंगे, प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे तो इसी तरीके से आप भी एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। और आपको समझना है कि आप एग्जाम में बैठे हैं और इसी तरह का प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर, 6 साल पहले 2 व्यक्तियों P और Q की आयु का अनुपात 3:2 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। P की आयु कितनी है, P की आयु निकालना है, यानी कि P का वर्तमान आयु बताना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। और इस प्रश्न को मैं बहुत बार रिपीट किया हूं, इसलिए मैं रिपीट किया हूं ताकि आप भूल ना जाए और आपका कॉन्सेप्ट अच्छा रहे, इसीलिए मैं बार बार रिपीट करते रहता हूं। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। ऑप्शन को चेक करके आप आंसर बता सकते हैं, लेकिन आपको समझना होगा जैसे ऑप्शन वर्तमान का है और
पहले वाला अनुपात कब का है, 6 साल पहले का। तो दोनों सेम होना चाहिए और दोनों को सेम करने के लिए, दोनों को एक जैसा करने के लिए ऑप्शन को 6 साल पहले में ले जाना है और 6 साल पहले में ले जाने के लिए घटाते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा, एक एग्जांपल समझना है। अभी मेरा 30 साल उम्र है तो 5 साल पहले कितना था, यानी कि 25 साल, यानी कि 5 घटाना पड़ा। तो यहां पर आपको समझना है, हमेशा आपको पहले में ले जाना है तो घटाना होगा। तो ऑप्शन को 6 साल पहले में चेंज करेंगे तो माइनस करेंगे। तो यहां पर देख लीजिए, ए ऑप्शन में, ए में, यानी कि 10 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 12 में 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा। 14 में 6 घटाएंगे तो 8 बचेगा। 8 में 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब आपको क्या करना है, ऑप्शन 6 साल पहले में चेंज हो चुका है और 6 साल पहले का अनुपात कितना है, P और Q का आपको बगल में लिख लेना है। कितना है, यानी कि 3:2 है। समझने का कोशिश कीजिएगा, किसका निकालना है, P का आयु निकालना है। तो अनुपात में P का कितना है, 3 है, तो 3 से इसको डिवाइड करके देखेंगे। अगर 4 ऑप्शन में मात्र और मात्र एक ऑप्शन डिवाइड हुआ तो आंसर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। अगर 2 ऑप्शन डिवाइड हुआ या 3 ऑप्शन डिवाइड हुआ तो आपको दूसरा अनुपात से भी चेक करना होगा। और मैं अच्छा से बता चुका हूं, अगर आप आयु संबंधी वीडियो नहीं देखे होंगे, आयु संबंधी अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए P का निकालना है, तो P का अनुपात में कितना है, 3 है, तो 3 से ये डिवाइड होगा, नहीं होगा, ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा। यानी कि 4 ऑप्शन में मात्र और मात्र एक ऑप्शन डिवाइड हुआ तो इसका आंसर मिल चुका है। यानी कि B ऑप्शन डिवाइड हुआ तो B में कितना है, 12, यानी कि P का आयु कितना है, 12 वर्ष है। बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ गया। आप इसको अपने माइंड में कैलकुलेट करके बता सकते थे अगर आप सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे तब। अगर कहीं पर डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न 4 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन है। बहुत ही आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। मैं इस प्रश्न को बहुत बार रिपीट किया हूं, इसलिए मैं रिपीट करता हूं, कहीं आप भूल ना जाए, आपको याद रहे, इसीलिए मैं बार बार रिपीट करते रहता हूं। तो कैसे सॉल्व करना है समझने का कोशिश कीजिएगा। पहले 20% का वृद्धि हुआ है तो वृद्धि वाला को प्लस में रखेंगे और फिर से 20% का कमी हुआ है तो कमी वाला को माइनस में रखेंगे। तो यहां पर इस तरीके से लिखना है, 20% का वृद्धि माइनस 20% का कमी, और दोनों को गुना करेंगे तो एक प्लस में है और एक माइनस में है तो यहां पर माइनस में होगा, और दोनों को यहां पर गुना करेंगे और बटे में 100 करेंगे। इसी को कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। आप इसको अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक बार सीखना होगा, समझना होगा। तो यहां पर देख लीजिए, 20 में 20 घटाएंगे तो ये 0 हो गया। अब यहां पर समझना है, सबसे पहले एक 0, फिर से एक 0, 2 दूना 4, यानी कि -4 आ गया। इसका मतलब आपको समझना है, अगर प्लस में आया तो वृद्धि होगा, अगर माइनस में आया तो कमी होगा। यहां पर माइनस में आया है, इसका मतलब कमी होगा। तो देख लीजिए 4% का कमी कहां पर है, तो 4% का कमी हुआ है, क ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 5 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक साइकिल सवार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुछ दूरी तय करता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं या पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही आसान प्रश्न आएगा, इसी तरह का प्रश्न एग्जाम आएगा। इसको आप चाहेंगे तो अपने माइंड में कैलकुलेट करके आंसर बता सकते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक साइकिल सवार कुछ दूरी तय करता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से और फिर वापस आ जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। समझने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि यहां पर 2 अलग अलग चाल है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, दोनों बार सेम डिस्टेंस है। अगर समान दूरी है तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है 2uv बटे में u प्लस v। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो अब यहां पर uv क्या है, 2 अलग अलग चाल है। तो एक है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर रखेंगे 2u रखते हैं 50 और v रखते हैं 60। समझने का कोशिश कीजिएगा, और बटे में u प्लस v, यानी कि ये दोनों को जोड़ देंगे तो यहां पर हो जाएगा 110। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले एक 0 काटेंगे, इसके बाद अब यहां पर आपको अच्छा से समझना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो यहां पर देख लीजिए, सभी को गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 6 पचे 30 और 30 दूना 60 और एक 0, यानी कि इतना हो जाएगा। और 11 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, यानी कि 11 पचे 55, 11 पचे 55, यहाँ पर कितना बच गया 5, तो एक 0 है तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। फिर से कितना बार में जाएगा, यानी कि 11 चौके 44। अब यहाँ पर आपको समझना है इसमें कितना बच गया, 44 तक गया है
तो 6 बच गया है, तो यहाँ पर पॉइंट दे देंगे, तो यहाँ पर 0 देना होगा। अब कितने बार जाएगा, यानी कि 11 पच्चे 55। तो इस तरीके से देखिए पॉइंट के बाद कितना है, तो पॉइंट के बाद एक अंक है, तो देख लीजिए कहां पर है, यानी कि 54.5, 54.5 यानी कि ग ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है, जैसे यहां से यहां तक गया और यहां से यहां तक वापस आ गया, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहां पर फिर से थोड़ा सा समझ लीजिए, इसी में दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, यानी कि यहां से यहां तक जाना था और यहां से यहां तक जाना है, लेकिन आधा दूरी को 50 के स्पीड से गया और आधा दूरी को 60 के स्पीड से गया। आधा दूरी बोल रहा है, तो यहां से यहां तक क्या है दूरी, और यहां से यहां का दूरी क्या है, बराबर है। तो इसके लिए भी इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। और दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे इस तरीके से पहाड़ है, तो कोई व्यक्ति यहां से यहां तक गया और फिर यहां से रिटर्न आ गया, तो क्या हुआ, समान दूरी है लेकिन चाल अलग अलग रहेगा। तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे औसत गति निकालने के लिए। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 27 सेकंड लगाती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा है। बहुत ही आसान प्रश्न है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो क्या निकालना है, चाल निकालना है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो दूरी क्या लेंगे, ये सबसे पहले आपको समझना है। जब एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो दूरी क्या लेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो आपको अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेना है। 300 प्लस 240 कितना हो जाएगा, यानी कि 540 हो जाएगा। और बटे में समय दिया हुआ है, कितना है, 27 सेकेंड है। 27 दूना 54 होता है और एक 0 बच गया, ये कट चुका है। देखिए कितना आया है, तो 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, क्योंकि ये मीटर में है और ये सेकेंड में है। लेकिन आपको लाना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करेंगे, तो मैं पहले बता चुका हूं, अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो आपको क्या करना है, 18/5 से गुना कर देना है। देख लीजिए 5 चौके 20 और 18 चौके कितना हो जाएगा, 72, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही आंसर आ गया है। देख लीजिए कहीं पर है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में लिखने में मिस्टेक हो गया है, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा। तो इसका सही जवाब ये है, लेकिन ऑप्शन में नहीं मिला। अब चलते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक धनराशि 20 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, वह 13 गुनी होने में कितना समय लेगी। बहुत ही आसान प्रश्न है और विव्याय प्रश्न है, समझने का कोशिश कीजिएगा। और इस तरह का प्रश्न मैं पहले भी बता चुका हूं, और मैं यही कहूंगा, अगर आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है, समझने का कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं कि कोई धन P है, 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है, यानी कि 7P हो जाती है, 7P हो जाती है। P और 7P में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। तो आपको क्या करना है, इसमें 6 जोड़ते जाना है। तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 6 13। अगर इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अगर इसमें 6 जोड़ेंगे तो 9 6 15, यानी कि 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जोड़ते जाना है। तो अब समझना है, 20 वर्ष में 7 गुनी, तो अगले 20 वर्ष में 13 गुनी, अगले 20 वर्ष में 19 गुनी, अगले 20 वर्ष में 25 गुनी। लेकिन आपको जहां तक पूछा है वहीं तक जाना है। मैंने यहां पर ये सब एक्स्ट्रा कर दिया समझाने के लिए। हाँ, एक चीज आपको समझना है कि इस तरह का प्रश्न में, जैसे इसी प्रश्न में आपसे 21 गुनी नहीं पूछेगा, 22 गुनी नहीं पूछेगा, आपसे यहाँ पर 8 गुनी और 6 गुनी नहीं पूछेगा, यानी कि 6 जोड़ने से जो चीज मिल रहा है वही चीज पूछेगा। ये आपको अच्छा से समझना होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसको जोड़ लेंगे समय वाला पार्ट को, तो ये समय वाला पार्ट है, तो कितना हो गया, 40 हो गया। ये तो एक्स्ट्रा है, समझने का कोशिश कीजिएगा, समझ में आ गया होगा। तो देख लीजिए, यानी कि 40 वर्ष में क्या हो जाएगा, 13 गुनी हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 200 ग्राम कम तौलता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर एक बेईमान दुकानदार है, वो क्या करता है, 1 किलोग्राम देना था, यानी कि 200 ग्राम देना था, लेकिन क्या करता है, 200 ग्राम डंडी मार दे रहा है, 200 ग्राम का चोरी कर ले रहा है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, समझने का प्रयास करना है। तो कितना कम दिया, कितने का डंडी मार लिया, कितने का बेईमानी किया, यानी कि 200 ग्राम का बेईमानी किया है, तो उसको रखेंगे ऊपर में, 200 ग्राम कम दिया।
रियल में कितना दिया, यानी कि 1000 ग्राम देना था, 1 किलोग्राम देना था, यानी कि 200 ग्राम कम दिया, तो कितना दिया 800 ग्राम। तो 800 ग्राम नीचे में रखेंगे और गुने 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा फटाक से। देख लीजिए यहां पर 2 जीरो काटेंगे, यहां पर 2 जीरो काटेंगे और इसको काटेंगे 2 चौके 8 और 4 से काटेंगे 25 चौके 100, यानी कि 25% आंसर आ गया है। और क्या चाहिए। तो इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, प्रैक्टिस करना है, सीखना है, समझना है। अगला प्रश्न 9 नंबर, एक व्यक्ति, आपको एक बार पढ़ के समझना है, मैं मिटा लेता हूं। 9 नंबर है, एक व्यक्ति यदि नदी के बहाव के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चलाता है और बहाव के विपरीत 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो जल प्रवाह की गति क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है। ये कहां से क्वेश्चन आ गया, यानी कि धारा और नाव से आ गया। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, मैं पढ़ा चुका हूं और बहुत अच्छा से पढ़ाया हूं। अगर एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो इस प्रश्न में कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए मैं बता देता हूं। तो आपको क्या करना है, जल प्रवाह की गति यानी कि धारा की गति निकालना है। तो क्या करेंगे, यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, धारा के साथ चाल दिया हुआ है और धारा के विपरीत चाल दिया हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो आपको क्या करना है, 6 में 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा और 2 से डिवाइड करना है, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया। देख लीजिए, तो धारा की गति निकालना हो तो क्या करेंगे, दोनों चाल का डिफरेंस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए कितना आया, यही आया, यानी कि कट जाएगा तो 1 आएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अगर समझे रहेंगे, सीखे रहेंगे तो फिर इसी तरीके से आप सभी एग्जाम में बनेगा। और मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो कमेंट में लिखिए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। और अगर आप कमेंट में लिखेंगे, अगर किसी भी प्रश्न में आपको प्रॉब्लम होता है और कमेंट में लिखते हैं तो क्वेश्चन नंबर दे दीजिएगा और वीडियो को मैं फिर से बनाऊंगा और नया वाला चैनल में अपलोड कर दूंगा। नया वाला चैनल का नाम यहां पर देख लीजिए, सर्च कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तभी वीडियो आपके तक पहुंचेगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, ये तो सॉल्व हो चुका है। अगला प्रश्न 10 नंबर, इसमें क्या है, 121 रुपया का 2 वर्षों के लिए, 121 रुपया का 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है, जबकि दर 10% है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो 2 वर्ष के लिए बोला है तो 2 वर्ष के लिए मैं एक फॉर्मूला बताया था, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसमें क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, अंतर बराबर क्या होता है 2 साल के लिए। मैं जो फॉर्मूला लिख रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए, क्या होता है, P इंटू R का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर, ये आपको याद कर लेना है। तो इसमें क्या पूछा है, अंतर क्या है, यानी कि इसको निकालना है। तो P दिया हुआ होगा, P देख लीजिए कहां पर है, यानी कि 121 है। इसके बाद R कितना है 10%, तो R का स्क्वायर है तो 10 गुने 10 लिख लीजिए, आसान होगा। इसके बाद बटे में क्या है 100 का स्क्वायर, तो इसको भी 100 गुने 100 कर लीजिए, आसान होगा। तो देख लीजिए इस तरीके से लिख लिए, 2 जीरो तो यहां से कट जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए 121 बच गया और बटे में 100 बच गया। तो 100 से डिवाइड करने का टेंशन नहीं है, आपको क्या करना है, ऊपर वाला को ज्यों का त्यों लिख लेना है। अब यहां पर 1 और 0 0 है, तो कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट बिठा दीजिए, आंसर आ गया। देख लीजिए कहां पर है 1.21, यानी कि ए ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। अगर इस तरीके से आप सॉल्व करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, तो मैं यही कहूंगा वीडियो को कंटिन्यू देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा और कॉन्फिडेंस आएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।